वेलकम बैक टू ऑल। लीगल एप्टीट्यूड की इस क्लास में मैंने कुछ डिफरेंट बातों पर विचार करने के लिए सोचा है। सबसे पहली बात है सेम सेक्स मैरिज की संवैधानिकता को जो प्रश्नगत किया गया था उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। तो कुछ बेसिक फैक्ट और बेसिक बातें उसको हम जान लें तो हमारे लिए एक अच्छा रहेगा। और पीटी में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए उसका साइटेशन या कोई भी और चीज़, तो कुछ फैक्ट उसमें ज़रूर हमको जानना चाहिए। तो सेम सेक्स मैरिज इसकी संवैधानिकता के बारे में ये प्रश्न था, यानी समान लिंग विवाह। समान लिंग विवाह का तात्पर्य ये है कि व्यक्तिगत विधि में भी और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी जो विवाह करने का अधिकार है वो स्त्री और पुरुष को है। यानी भारतवर्ष में अभी पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ विवाह करने की वैधानिक अधिकार नहीं रखता। तो इस मामले में दो तीन बातें बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी वो तय की गई। तो उसमें जो सबसे पहली बात है वो ये बात है कि व्यक्तिगत विधियां हैं, जैसे हिंदू विधि है या मुस्लिम लॉ है, शरीयत जिसमें लागू होती है, या क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, तो इन सब के अपनी अपनी व्यक्तिगत विधियां हैं। और ये सब जो है विवाह के लिए जो नियम बनाते हैं उसमें जो है पुरुष और स्त्री के विवाह की मान्यता है। स्क्रीन दिखा दीजिएगा प्लीज। तो पुरुष और स्त्री के विवाह की मान्यता है। तो जो पिटिशनर्स थे, अभी मैं उनका नाम बताऊंगा आपको, इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के धारा 4C को, 4गा को चैलेंज किया, उसकी संवैधानिकता को। और उन्होंने ये कहा कि लिंग के आधार पर यह विभेद करता है, क्योंकि ये सिर्फ पुरुष और स्त्री के बीच के विवाह को मान्यता देता है। तो उसी पर यह पूरा मुद्दा आधारित है। तो देखिए, सबसे पहले तो साइटेशन इसका लिखना है, और वो है सुप्रियो और उर्फ, सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य वर्सेस भारत संघ। और सिविल रिट पिटीशन नंबर है 1011 ऑफ 2022। ये तो इसका ऑफिशियल साइटेशन है। मुझे लगता है कि आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। एक तो ये बात है। अब इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो ये है कि 14/11/2022 को दो जोड़े थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। इसमें दो जोड़े थे, एक तो थी सुप्रिया चक्रवर्ती थी और अभय डांग। अभय डांग और दूसरे थे पार्थ मल्होत्रा। पूरा नाम है पार्थ फिरोज मल्होत्रा। और
उदयराज आनंद, इन दो कपल्स ने या इन दो जोड़ों ने 14 नवंबर को पिटीशन फाइल किया और इनकी जो मांग थी, मुख्य मांग इनकी थी वो ये थी, दे कंटेस्टेड दैट सेक्शन 4C ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये सेम सेक्स कपल्स के समता के अधिकार को, उनके जीवन के अधिकार को आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और उनके अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन करता है। इन लोगों ने ये मांग किया कि चूंकि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो देखिए बाकी व्यक्तिगत विधि में इसलिए नहीं गए क्योंकि उसमें ये मांग नहीं की जा सकती है, लेकिन इन्होंने सेकुलर लॉ को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की और इन्होंने इसमें ये मांग किया कि सेम सेक्स कपल जो हैं, यानी जो पुरुष पुरुष से विवाह करना चाहता है और स्त्री स्त्री से विवाह करना चाहती है और ये धारा चूंकि उन्हें विवाह करने से रोकती है, इसलिए डिस्क्रिमिनेटिंग इन नेचर है, यानी कि ये धारा विभेदकारी है अपनी प्रकृति में और इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। तो अब इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हमें विवाहित जोड़ों के रूप में मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए हमको एडॉप्शन का, एम्प्लॉयमेंट का, मैरिटल बेनिफिट का और सरोगेसी का, यानी कि वो सारे अधिकार जो कि एक विवाहित जोड़े को मिलते हैं वो हमको प्राप्त नहीं होते फलस्वरूप, इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। इसमें एक तो इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट को क्लब किया, दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट को भी इन्होंने क्लब किया और एक और है फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 का है, इसकी भी संवैधानिकता को इन्होंने चैलेंज कर दिया। अच्छा, ये तो 14 नवंबर की बात थी। उन्होंने इस चैलेंज में दो निर्णयों का सहारा लिया, यानी बेस लिया उन्होंने। एक तो उन्होंने नालसा, आप जानते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि 2014 में, और दूसरा नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का निर्णयों का सहारा लिया, क्योंकि ये दोनों निर्णय जो है वो सेम सेक्स होमोसेक्सुअल कपल्स के कुछ अधिकारों को मान्यता देते थे। तो उन्होंने इन दोनों निर्णयों का सहारा लेते हुए ये बात तय किया या मांगा कि हमको अलाउ किया जाए। इसके बाद के घटनाक्रम में 25 नवंबर 2022 को, जो कि दो जजेस के बेंच के समक्ष सुनवाई हुई, यानी DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली, इन्होंने इनके बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई और इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा, यानी इन्होंने इस मैटर को इम्पोर्टेंट समझते हुए नोटिस इशू किया यूनियन ऑफ इंडिया को कि आप इस पे अपना पक्ष रखें। लेकिन उसके बाद जो है 3 जनवरी
अगली डेट जब हियरिंग हुई इम्पोर्टेंट 3 जनवरी 2023 को दो सीनियर एडवोकेट, एक तो मेनका गुरुस्वामी और दूसरी एडवोकेट थी करुणा नंदी, इन्होंने बेंच के सामने ये बताया कि केरला हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में कई सिमिलर पिटिशंस पेंडिंग हैं और उनको सबको एक साथ सुनवाई किया जाए। तो कोर्ट ने क्या किया, इस बेंच ने क्या किया कि सारी पिटिशंस को क्लब कर दिया। पिटिशंस को क्लब करने का मतलब यह है कि उन सबको ट्रांसफर का आदेश दिया और कहा कि उस सब की सुनवाई एक साथ होगी। ये 3 जनवरी का आदेश है और 6 जनवरी के लिए फिक्स किया गया टाइम, अगला डेट तय किया गया कि 6/1/2023 को इसकी सुनवाई होगी। और 3 जजेस की बेंच के सामने DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस पादरीवाला, इनके सामने ये सुनवाई शुरू हुई और 9 पिटिशंस पेंडिंग थी सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, और जिनके संबंध में कार्यवाही शुरू की गई, इनको क्लब किया गया और सुनवाई शुरू की गई। और सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद प्रारंभिक सुनवाई होने के बाद अगली डेट को यानी 13 मार्च को कोर्ट ने ये 5 जजेस बेंच को, संवैधानिक बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये मामला सौंप दिया। यानी चीफ जस्टिस इस बात पर सहमत हो गए थे कि इसमें संविधान के निर्वचन का ऐसा प्रश्न शामिल है जो कि इसकी सुनवाई संवैधानिक पीठ द्वारा की जानी चाहिए, और फिर उन्होंने इसको सौंप दिया और अल्टीमेटली फिर रेगुलर हियरिंग शुरू हुई इसकी, और 13 मार्च को ये सौंपा गया है और 18 अप्रैल से 2023 से ये रेगुलर हियरिंग शुरू हुई है। और 11 मई को यानी 11 मई 2023 को 10 दिनों की सुनवाई के बाद 10 डेज हियरिंग ये जजमेंट रिजर्व कर लिया गया और फाइनली 17 अक्टूबर को ये जजमेंट प्रोनाउंस किया गया। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री थी या लिस्ट ऑफ डेट कहें। अब ये जजमेंट जो था, ये जजमेंट 3:2 के अनुपात से इस अपील को या इस मांग को खारिज कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना, लेकिन खारिज डायरेक्ट नहीं किया गया। खारिज उन्होंने क्या करते हुए कहा, सबसे पहले उन्होंने जो ये कहा कि जो आपके लिए जानने लायक महत्वपूर्ण बात है, वो उन्होंने कहा कि राइट टू मैरिज जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी कि किसी भी व्यक्ति से विवाह करने का आपका अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी राइट है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है या एबॉलिश किया जा सकता है। एक ये आपके लिए जानने के लिए बात है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये मान लिया कि विवाह करने का जो अधिकार है
वो स्टेट्यूटरी राइट है, मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि सेम सेक्स मैरिज का जो अधिकार है उस पर टिप्पणी करने का हमारा कोई डोमेन नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस बात की व्याख्या से अलग कर लिया कि सेम सेक्स मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में या अन्य विधियों में आनी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये टिप्पणी नहीं करेंगे तो फिर उसका सलूशन क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये लेजिस्लेचर का राइट है, यानी कि जो पिटिशनर्स हैं या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो ऐसे विवाह की मांग कर रहे हैं, उनको अपनी मांग उपयुक्त विधायिका के समक्ष रखना चाहिए और फलस्वरूप अगर वो इसे तय कर देती है तब हमको इसे स्वीकार कर लेना होगा। तो ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि डायरेक्ट उन्होंने मना नहीं किया कि ये असंवैधानिक, और फलस्वरूप उन्होंने इसको जो धारा की असंवैधानिकता की बात थी उसे मना कर दिया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि 4(3)(c) जो है या अन्य प्रावधान जो स्त्री और पुरुष के विवाह को ही मान्यता देते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब रोक नहीं है। इस संदर्भ में तो हम अगर इस पूरे जजमेंट को देखें तो उसमें उन्होंने विवाह एक सामाजिक संस्था है, समलैंगिक व्यक्तियों को भी विवाह का अधिकार होना चाहिए, ये यहाँ तक तो उसको मान्यता दिया, लेकिन अपने आप को इनडायरेक्टली इस बात से अलग कर लिया कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और फलस्वरूप उनको ये कहना पड़ा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को हम अमान्य नहीं कर सकते हैं, ना इसमें कोई प्रावधान जोड़ सकते हैं। विधि बनाना संसद का काम है या विधायिका का काम है, इसके लिए आपको उनके पास जाना चाहिए। लेकिन दो बातें इसमें, जो अल्पसंख्यक ओपिनियन था यानी जो माइनॉरिटी ओपिनियन था वो जस्टिस कौल और सीजेआई का था, इन्होंने इस बात पर भी टिप्पणी किया कि जो समलैंगिक जोड़े हैं उनको भी विवाह का अधिकार है, और फलस्वरूप जो है यद्यपि पर्सनल लॉ में उनको कोई मान्यता नहीं मिली है लेकिन फिर भी उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। और ये भी बात उन्होंने कहा कि विवाह को वैधानिक अधिनियमों के द्वारा विकसित किया गया है और रेगुलेट किया गया है, और लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता अगर कहीं मिली है तो न्यायिक निर्णयों के लिहाज से मिली है। आप जानते हैं लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और बाकी बहुत सारे जो निर्णय हैं उसमें ये बात कही है, और फलस्वरूप जो है उस पर टिप्पणी करने से बच गई सुप्रीम कोर्ट, और जो जजमेंट है वो पूरी तरीके से उसको नकार देता है। लेकिन खास बात इस जजमेंट की ये है कि ये डायरेक्टली नहीं नकारता है, ये इनडायरेक्टली नकारता है। यानी कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेम सेक्स मैरिज है इस पर विधि बनाने का अधिकार या इसके किसी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने का इस आधार पर अधिकार या इसमें कोई प्रावधान जोड़ने का जो अधिकार है वो विधायिका का डोमेन है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात हमको बताई वो हमको याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि राइट टू मैरिज जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लगी इसमें, तो हमको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। अब दो तीन बातें ये हैं कि अगर हम समलैंगिकता के या समलैंगिक विवाह के
समलैंगिक विवाह इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए, क्योंकि समलैंगिकता को तो भारतीय न्यायालय ने मान्यता दे ही दी है। अगर हम समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्कों की बात करें, यानी कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि हमको इसके फेवर में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसमें पहला ये है कि समान जो लिंग की अभिरुचि वाले जोड़े हैं, चूंकि भारत में समलैंगिकता को भी महत्व दे दी गई है, तो उनको अपने रिश्ते को एक वास्तविकता में लाने का प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से विपरीत लिंग वाले जोड़े अपनी कानूनी अधिकारों को और सुरक्षा को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से सेम सेक्स जोड़े जो हैं उनको भी कानूनी सुरक्षा और संरक्षण मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि ऐसा विवाह जो है वो उनके जो कपल्स हैं उनको और उनके परिवारों को और उनके रुझान के जैसे वाले समुदायों को या व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करेगा और एक संवैधानिक सुरक्षा देगा, जो कि भारत के जैसे देश में जो संविधान का परिपाटी है या परिकल्पना है, उसमें किसी भी एक व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्याय या असमता ना हो पावे, इसके भी फेवर में है, यानी इसका भी समर्थन करता है। इसके अलावा कानून विधि के समक्ष समता का जो वो है उदाहरणा है या कंसेप्ट है, वो किसी भी एक व्यक्ति के प्रति खारिज नहीं की जा सकती या किसी एक विशिष्ट समुदाय के प्रति खारिज नहीं की जा सकती है। भारतवर्ष में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के संबंध में विधि को समान होना चाहिए और इसलिए इन जोड़ों को भी महत्व मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ इस पूरे डिस्कशन में और इस पूरे निर्णय में जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका एक कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण माना गया और बहुत प्रचलित रहा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जैविक लिंग यानी जो सेक्स की अवधारणा है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुष होगा या पूर्ण महिला होगा, ये एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जैविक लिंग में ये पुरुष या महिला की कोई एब्सोल्यूट अवधारणा नहीं होती है। जो मेल होते हैं उनमें भी फीमेल के कुछ लक्षण होते हैं, जो फीमेल होती हैं उनमें भी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मेल्स के लक्षण होते हैं। इसलिए अगर हम लिंग के आधार पर चले जाएं तो साइंस में भी परफेक्शन नहीं होता। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। तो जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिस्कशन में ये बात रखी थी तब हम लोगों को ये लगा था कि शायद इसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर नहीं गई। तो उसमें ये कोटेशन भी हमको याद रखना चाहिए कि जैविक लिंग कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। अब ये तो पक्ष में तर्क था। अब विपक्ष में अगर तर्क आप देंगे तो दो तीन मुद्दे हैं जो बहुत दिक्कत करती हैं। इसमें पहला मुद्दा तो ये है कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो भारत के धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए अगर इनको मान्यता दे दी गई तो धार्मिक और नैतिक मान्यताओं पर गहरा आघात पहुंचेगा। इसके अलावा विवाह की जो पारंपरिक अवधारणा है वो अवधारणा ध्वस्त हो जाएगी। परिवार का बनना, परिवार का चलाया जाना सेम सेक्स मैरिज में संभव नहीं है। दूसरा मुद्दा है कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो प्राकृतिक व्यवस्था के विपरीत है। प्राकृतिक व्यवस्था में यौन संबंध एक पुरुष और स्त्री के बीच में ही संभव हो सकता है और इसलिए ये उस व्यवस्था के विपरीत होने के कारण भी अमान्य माना जाना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे जोड़ों के संतानोत्पत्ति के संबंध में जो नियम होंगे वो क्या होंगे, उनका संरक्षण कैसे होगा, उनके संबंध में क्या कानून लागू किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात
कि उस बच्चे का साइकोलॉजिकल प्रभाव जो है उसके पूर्ण विकास के संबंध में कैसे तय किया जाएगा। जो अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता थे, उन्होंने यही सारी बातें रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो बहुत टफ होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा करीब 200 से 250 कानून हैं जिन पर हमको बदलना पड़ेगा या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं पति और पत्नी के संबंध में जो कानून है, जैसे 125 सीआरपीसी ही है, अगर मान लीजिए पत्नी को भरण पोषण की बात हो रही है और 2 पुरुष शादी कर लेते हैं तो इसमें पत्नी किसे माना जाए, ये बहुत टफ काम हो जाएगा। इसी तरह आप जानते हैं कि मुस्लिम विधि में इद्दत का जो पालन है, मुस्लिम विधि में जो तलाक का कंसेप्ट है वो स्त्री को ही देना है, या तुहर काल है, मासिक धर्म के बीच का जो वो समय काल है वो कैसे तय किया जाए। मुस्लिम कंसेप्ट में अगर 2 स्त्रियां मान लीजिए विवाह मान्य कर दिया जाए तो कौन स्त्री किसको कैसे तलाक देगी, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जो कि समस्या क्रिएट करेंगी। तो अटॉर्नी जनरल महोदय का ये कहना था और फलस्वरूप जो है ये जो है अमान्य किया गया। इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता नहीं दी, और चूंकि इसको मान्यता नहीं दी इसलिए चाहे भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए अमान्य हो गया। अब इसमें अगर हम 2-3 बिंदुओं में ये सोचे कि इसमें फिर सलूशन क्या होगा, क्योंकि वो समुदाय तो है, वो समुदाय तो अपने अधिकार की मांग कर रहा है लेकिन हम उसे मना कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये है कि जागरूकता हम बढ़ा सकते हैं, शिक्षा पर ध्यान दे सकते हैं, और जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनके यौन रुझान जो हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उसके बारे में समाज में जागरूकता फैलाई जाए, समाज में उनके बारे में सकारात्मकता फैलाई जाए, जिससे कि उनके अधिकारों के संरक्षण को दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि स्पेशल अगर हम व्यक्तिगत विधि में न जाएं, जिससे हमारा धार्मिक और नैतिक ढांचा पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है, तो हम स्पेशल मैरिज एक्ट में कम से कम एक बदलाव कर सकते हैं जिसमें सेम सेक्स कपल्स को मान्यता दे सकते हैं। आगे की जो मतलब सलूशन है उसमें ये बात भी एक सोचने वाली है कि जब हम समलैंगिकता को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यानी धारा 377 आईपीसी को हमने असंवैधानिक घोषित किया है, तो उनको विवाह करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो है हम स्पेशल कानून भी उनके लिए बना सकते हैं और उनके संरक्षण को कर सकते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं, जो ये कुछ बातें थी जो सेम सेक्स कपल के संरक्षण के लिए किए जाने की जरूरत है, क्योंकि चाहे भले ही सही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्णयों में ये बात कही है, और हम अनुच्छेद 14 और 21 के आधार पर एक कह भी सकते हैं कि चाहे भले ही एक व्यक्ति का ही अधिकार हनन क्यों ना हो रहा हो, अगर वो हनन हो रहा है तो ऐसा रोका जाना चाहिए। तो आज के इस डिस्कशन में एक बात तो ये थी, मुझे आपको ये बताना था कि सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय में सेम सेक्स मैरिज को अमान्य किया गया। अब जैसे आयुष ने कहा LGBT और TQIA को भी संक्षेप में समझा दिया, हमने पहले भी बात किया है। देखिए लेस्बियन जो ये आपने टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है, इसमें लेस्बियन आता है L से, वो उसका मतलब है कि जब स्त्री स्त्री से संबंध रखती है या सेक्स ओरिएंटेशन रखती है, उसको लेस्बियन कहते हैं। फिर गे आता है, जी आता है, इसमें GA, इसमें जो पुरुष पुरुष के सेक्स ओरिएंटेशन पर इंटरेस्ट रखता है या पुरुष से संबंध बनाना चाहता है तो उसे गे कहते हैं। इसमें एक T शब्द भी यूज हुआ होगा, वो है ट्रांसजेंडर। इसमें क्या होता है, स्त्री या पुरुष जो होती है वो स्त्री से भी संबंध रखती है, पुरुष से भी संबंध रखती है, यानी उसका मिक्स्ड ओरिएंटेशन होता है, दोनों ओरिएंटेशन होता है। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी है इनफैक्ट, जो
सेम सेक्स से कहीं ना कहीं जाकर के रिलेट कर जाती है। तो उसी संबंध में हो रहा है। पूजा का मैसेज है सर, सेम सेक्स आजकल इतना बढ़ गया है कि दिल्ली पुलिस वाले तक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समाज में बदलाव तो नजर आ रहा है, तभी सुप्रीम कोर्ट अलार्म हुआ है। तो एक बात तो ये थी। एक दूसरा इंटरेस्टिंग निर्णय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं पहले उसका आपको साइटेशन बता देता हूं। वो जो निर्णय है वो देखिए, उसका साइटेशन है, ये साइटेशन है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस उजैल इमरान एवं अन्य। सिविल अपील नंबर इसका है, सिविल रिट पिटीशन नंबर है, इसका डायरी नंबर है 21319 ऑफ 2023। ये एसएलपी का डायरी नंबर है इसका। इसमें देखिए क्या हुआ। इसमें ये हुआ कि एक 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, 50 वर्ष के एक व्यक्ति हैं, स्क्रीन दिखाइएगा प्लीज, अंकुर गुप्ता। और ये क्या हुआ कि इन्होंने पोस्टल डिपार्टमेंट में 1995 में एक वैकेंसी भरी और उस वैकेंसी में ये जो है पोस्टल असिस्टेंट के रूप में चयनित हो गए। और पोस्टल असिस्टेंट के रूप में चयनित होने के बाद इनका 15 दिन इंडक्शन ट्रेनिंग भी चला। इंडक्शन ट्रेनिंग जब चला 15 दिन के बाद पोस्टल डिपार्टमेंट ने इनको, इनका अभ्यर्थन था, जो कैंडिडेचर था, उसको कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि आपने जो बीए किया है या ग्रेजुएशन किया है वो वोकेशनल डिग्री है। वोकेशनल डिग्री का मतलब है कोई व्यवसायिक कोर्स जैसे बीसीए या बीबीए इत्यादि। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सिंपल बीए या बीएससी या बीकॉम आपको होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपने वोकेशनल डिग्री लिया है इसलिए आपका अभ्यर्थन कैंसिल किया जाता है। तो आप ये समझिए करीब 30 साल से ये केस लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच थी। जो इंटरेस्टिंग बात यह है वो ये है कि आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए इस बेंच ने ये कहा कि पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपने ऐड में या नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा था कि वोकेशनल डिग्री वाले इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। और अभ्यर्थी योग्य कैंडिडेट था जो योग्यता सूची में आया और उसके बाद ये नौकरी उसे नहीं मिली गई, तो ये अयुक्तियुक्त और मनमानापन है और इसकी आज्ञा नहीं ली जा सकती है। अभी मैं आपको एग्जैक्टली जजमेंट का वो पढ़ करके सुनाऊंगा। और उन्होंने ये भी माना कि अब अगर आज उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है आज, तो केवल 10 वर्ष उनकी सर्विस के बचे रहेंगे, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उन्होंने कहा कि आपको इनको अपॉइंटमेंट देना चाहिए। उन्होंने इसमें यह भी माना कि चूंकि पोस्टल डिपार्टमेंट एक स्टेट है और स्टेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के हनन की आज्ञा नहीं दी जा सकती, तो फलस्वरूप इस मामले में 30 वर्ष केस लड़ने के बाद, मतलब पेंडिंग था मामला, और फिर उन्हें अल्टीमेटली ज्वाइनिंग करने का निर्देश दिया गया। अब देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि क्या कहा कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा
No one had any legal right to claim public employment. Once the name of a person is in the merit list, he has limited right to be assured fair and non-discriminatory treatment. Court said Mr. Gupta has been discriminated against and arbitrarily deprived of fruit of selection. इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास ये विधिक अधिकार नहीं है कि वो लोक नियोजन को प्राप्त करने का अधिकार रखता है, यानी ये कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप चयनित हो जाते हैं, योग्यता सूची में आ जाते हैं, तब आपके पास ये अधिकार जरूर होगा कि आपसे अयुक्तियुक्त या मनमाना पूर्ण व्यवहार न किया जाए। फिर उन्होंने देखिए लिखा है कि neither in the letter requisitioning name of eligible candidate from the employment exchange nor in the advertisement inviting applications from eligible candidates was it mentioned that the candidates clearing the requisite examination conducted by a recognized university or board, though vocational stream, would stand excluded, the apex court reasoned। यानी कि क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने या जो फार्म था निकाला गया था पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें एक क्लियरली मेंशन था कि जो वोकेशनल स्टडीज के स्टूडेंट होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट का अधिकार नहीं होगा। Once a candidate is declared ineligible to participate in the selection process at the threshold, and if he still wishes to participate in the process, perceiving that his candidature has been arbitrarily rejected, it is for him to work out his remedy in accordance with the law। लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके के प्रक्रिया से गुजर करके और सिलेक्शन पाता है और मनमानी ढंग से रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके पास ये अधिकार होना चाहिए विधि में कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करे। इसके अलावा एक और अच्छी बात उन्होंने तय किया, It held that a public employer which is a state within the meaning of Article 12 of the Constitution would have no authority to act in an arbitrary manner and throw a candidate out of the range of appointment as distinguished from the zone of consideration without rhyme or reason। यानी कि उन्होंने कहा कि एक पब्लिक लोक नियोजक जो है वो अनुच्छेद 12 के अधीन एक स्टेट है और इसलिए उसे मनमाने ढंग से कार्य नहीं करने दिया जाएगा। तो ये दूसरी बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपसे मैं शेयर करूं ताकि आपका एक वो बने जिसको कहते हैं अप्रोच। अब एक तीसरी बात देखिए, ये यूपी में आपके काम आएगी, ध्यान रखना है। यूपी में आप जानते हैं कि आपके पास एक एक्ट है, दिव्यांग जन, आप जानते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2016 का है। स्क्रीन दिखाइएगा प्लीज। तो यूपी में हम लोगों ने पढ़ा था, तो एग्जैक्टली नाम हो सकता है दूसरा हो कुछ, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी के संबंध में ही है। तो इसमें जो है जितने भी दिव्यांग जन हैं या दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। तो इसमें कमिश्नर होता है और वो इन व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एज ए सेमी जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी काम करता है। तो उसने दो इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं। पहला जजमेंट तो उसने दिया है, ये है केस नंबर है इसका 14580/1101/2013। ये नवंबर की घटना है। इसमें कमिश्नर ने ये कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय हैं
चाहे वो स्थानीय अधिकारी के कार्यालय हों और चाहे किसी अन्य सरकारी कार्यालय से संबंधित हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पर या ऐसे स्थान पर जहां की दिव्यांगजन आसानी से कार्यालय जा सकें पर उनकी व्यवस्था करेंगे। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके ऑफिस में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है या डिफरेंट एबिलिटी है, तो उसको आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या ऊपर के फ्लोर पर ऑफिस की जगह नहीं देंगे। उसके लिए विशेष तौर पर आप ग्राउंड फ्लोर पर या ऐसी जगह पर जहां पर उसका आना जाना आवश्यक रूप से सहज हो सके, वहां ऑफिस देंगे। तो एक ये निर्णय कमिश्नर का, जो डिसेबिलिटीज के लिए कमिश्नर है, वो इम्पोर्टेंट मुझे लगा इस नवंबर का। और दूसरा निर्णय है, केस नंबर है 14061/1141 2023। इसमें क्या हुआ कि बंगलोर एयरपोर्ट पर एक महिला थी, महिला का नाम है स्मृति, श्रीमती स्मृति राजेश। तो ये अपने बच्चे के साथ, सन के साथ सफ़र कर रही थी जिसको ऑटिज्म था। ये बीमारी होती है जिसमें बच्चा अपना डे टू डे लाइफ कायदे से नहीं कर सकता है। तो जब ये वहाँ गई तब इनके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ। यानी कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ थी और जो ये शायद श्रीलंकन एयरलाइन से सफ़र करने के लिए ये कर रही थी, तब इनके साथ एक बुरा बर्ताव किया गया। तो ये जो दिव्यांगजन कमिश्नर हैं, इन्होंने डीजीसीए यानी जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है भारत के, उनको, उस कोड की श्रीलंकन एयरलाइंस को और सबको नोटिस इशू किया है और उनको आदेश दिया है, जितने भी एयरपोर्ट हैं भारत में, उनको कहा है कि ऐसे व्यक्ति या बच्चे जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, उनके लिए फैसिलिटेट करने के लिए आपको सुविधा बनानी चाहिए, उनको सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये दो निर्णय जो है मुझे आपके लिए बहुत अच्छे लगे, तो आप इन्हें कोट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं में। इसी के साथ साथ एक और न्यूज आपके लिए मुझे अच्छी लगी है आपको बताने के लिए कि यूनियन कैबिनेट ने देखिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी कि FTSCs, ये इसको बनाने के लिए और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक के लिए करीब 1952.23 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए। और इसमें जो है करीब 1207 करोड़ सेंट्रल देगी और करीब 744.99 करोड़ जो है स्टेट बियर करेगा। ये क्यों बनाया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट? पॉक्सो से संबंधित और महिला फीमेल से संबंधित मामलों को
तेजी से निपटाने के लिए। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, FTSCs designed as dedicated courts are expected to ensure swift dispensation of justice, offering quick relief to victims with strengthening the deterrence framework of sexual offenders। तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम माना जाता है, तो इसमें ये बात ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और 2019 में, और उन्होंने उसको डिसाइड किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि ऐसे जिले जहां प्रतिवर्ष 100 पॉक्सो केसेस आते हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड कोर्ट हर जिले में बनाई जाए और उसी के क्रम में ये जो है बनाया गया है। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी क्रम में एक छोटा सा डेटा और भी है मेरे पास, वो ये है कि इस तरह के कम से कम 761 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जिसमें 414 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट हैं, ये बनाए गए हैं भारतवर्ष में, और जिन्होंने करीब 1,95,000 केसेस को सॉल्व किया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है, हमको ये ध्यान में रखना होगा। इसी क्रम में एक अनुच्छेद भी मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो अनुच्छेद है आर्टिकल 248 कॉन्स्टिट्यूशन का। ये अनुच्छेद स्पेशल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने की केंद्र सरकार की शक्ति को बताता है, तो उसी के अंतर्गत ये किया गया है। तो ये मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया इसलिए कि आपका एक डोमेन बढ़ेगा, एक डोमेन अच्छा होगा आपके लिए। तो ये 3 बातें हैं। उसके अलावा देखिए आपके लिए एक और निर्णय मैंने खोजा है, अभी अभी आपने पढ़ा है। देखिए बताता हूं आपको, पहले वो निर्णय में लिख दूं। निर्णय है जो आपके लिए मैंने खोजा है, वो है निर्णय है राधे श्याम एवं अन्य, राधे श्याम एवं अन्य वर्सेस राजस्थान राज्य। और क्रिमिनल अपील नंबर है 2203/2010, और जो डेट है, जजमेंट डेट है 12/4/2023। तो इसमें जो बात तय की गई, देखिए वो क्या की गई है, और बेंच देखिए आपको बता देता हूं। ये है अभय एस ओका जज जे, और दूसरा है राजेश बिंदल जे। ये बेंच थी। इन्होंने, हमने अभी अभी जो पढ़ा वो देखिए हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट, धारा 118 इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति वो हो सकता है, साक्षी हो सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हो, लेकिन अगर वो प्रश्न को समझ सकता है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो मैटर है ये मैं आपको बताता हूं। ये मैटर जो है ये क्या है, ये मर्डर का मुकदमा है। इसमें क्या हुआ
कि जो मृतक हैं रघुनाथ सिंह, उनकी हत्या की जाती है कई व्यक्तियों के द्वारा जो यादव कम्युनिटी के थे और इनसे उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। तो इनको उन्होंने 20-22 आदमियों ने, जो एफआईआर है वो घेर करके इनको मार दिया। ये जो मारा गया, इसमें तो जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसमें था PW 2, 3 और 4 जो थे वो आई विटनेस थे, यानी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे। उसमें से जो PW 3 थी वो कृष्णा, जिसका उसका नाम था, वो मृतक की बेटी थी और वो माइनर थी। तो इसमें प्रश्न यही था कि क्या एक माइनर साक्षी हो सकता है या नहीं। तो इसमें कोर्ट ने जो तय किया वो वही बात तय किया जो हम लोगों ने पढ़ा है, कि उन्होंने ये कहा, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं, अभी मैं ऑपरेटिव पार्ट बाद में पढ़ूंगा, लेकिन जो जिस्ट है वो ये है, एविडेंस ऑफ ए चाइल्ड विटनेस कैन नॉट बी रिजेक्टेड ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ एज। यानी कि कोर्ट ने तय किया कि जो माइनर विटनेस है या शिशु साक्षी है, उसका साक्ष्य सिर्फ इस आधार पर नहीं नकार देना चाहिए क्योंकि उसकी एज कम है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने जो बाकी आई विटनेस थे उनके साक्ष्य को नहीं माना, उसने सिर्फ इसकी बात पर रिलाई किया जो कि कृष्णा बच्ची थी। तो इसमें धारा 148, सपठित धारा 149 और 302 के आरोप के साथ 29 लोगों को चार्जशीट किया गया, जिसमें अभियुक्त नंबर, एक्यूज नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 15, 17 और 20 इनको दोष सिद्ध किया गया सेशन कोर्ट के द्वारा, बाकी 21 को छोड़ दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो दो मुख्य बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये था कि ये जो बच्ची थी, ये आई विटनेस प्रोसिक्यूशन कह रहा था, और इसके साथ इसकी दादी वो भी आई विटनेस थी। इसके अलावा अभियुक्त गण के घर से वो हथियार मिला था जिससे मर्डर किया गया। अब हुआ ये कि जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराया गया, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जब कराया गया तो इन दोनों ने किसी एक एक्यूज्ड को कोर्ट में नहीं पहचाना। देखिए लिख रहे हैं, कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है, कोर्ट हैज रिटन, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, इन एनी केस it is very unsafe to convict the accused on the basis of such testimony, especially when the only other eyewitness believed by trial court could not testify a single accused in the court. The learned trial judge noted that there was sufficient light in courtroom and faces of the accused were clearly visible. We are therefore of the considered opinion that identify of the named accused as assailant of the deceased has not been established in the court beyond a reasonable doubt. Then what remains is the evidence of alleged recovery of the weapon.
We have already discussed the evidence of PW3, the minor witness. Her testimony shows that she got confused while identifying at least 2 accused, though 5 accused whom she allegedly named were made to stand separately from the remaining accused. इसमें क्या हुआ कि बच्ची ने ये नाम बताया कि फलाने फलाने थे जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा है, और जो दूसरे आई विटनेस थे उन्होंने भी बता दिया कि इन लोगों ने मारा है, हमने देखा है। जब इन लोगों को टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराया गया तब जो मेजर लोग थे, माताश्री उनकी और बाकी लोग, ये पहचान नहीं पाए कि कौन था उसमें, यानी एग्जैक्टली कंफ्यूज हो गए। जैसे जिसको बताया फिर कहा नहीं नहीं ये नहीं ये, तो इनका टेस्टिमनी डिस्कार्ड कर दिया, लर्नेड जज ने ही डिस्कार्ड कर दिया था सेशन कोर्ट ने, लेकिन जो लड़की थी वो उस पर रिलाई किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की के बयान में एक दिक्कत ये थी कि लड़की ने अभियुक्त को पहचाना और पहचानने में वो कंफ्यूज हुई, जबकि वो अक्यूज्ड अन्य लोगों के साथ वहीं खड़े हुए थे जब आइडेंटिफिकेशन हुआ। यानी बच्ची ने भी ठीक से उनको क्लियरली चार्ट आउट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया। आपके पास सिर्फ एक साक्ष्य है जो आप ये कह रहे हैं रिकवरी स्टेटमेंट, यानी जो आप कह रहे हैं अभियुक्त के बयान पर रिकवरी हुई है। तो कोर्ट ने कहा कि ये बहुत असुरक्षित है कि सिर्फ रिकवरी स्टेटमेंट के आधार पर हम किसी को कन्विक्ट करें, तो इन्होंने जो अक्यूज्ड नंबर 1 और 6 थे उनको छोड़ दिया। तो ये जो जजमेंट है ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बात हमको बताता है। एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सिर्फ डिस्कवरी स्टेटमेंट के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि चाइल्ड विटनेस का साक्ष्य सिर्फ एज के आधार पर डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे साक्ष्य प्रॉपर रूप से देना होगा। तो एक तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए कि चूंकि अभी अभी हमने पढ़ा है इसको, तुरंत हमने ये पढ़ा है, विटनेसिंग की बात पढ़ी है, तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगा। इसके अलावा एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो बात है, मिल जाए मुझे, पहले मैंने कहीं रखा है उस जजमेंट को। आई एम सर्चिंग, आई एम ट्राइंग टू सर्च दैट जजमेंट। और हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात। पहले मैं आपको इसका वो बताता हूं, साइटेशन बताता हूं। देखिए ये साइटेशन क्या, ये साइटेशन ये है, ये साइटेशन है बोथीलाल वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 451 ऑफ 2011, और अप्रैल 2023 में डिसाइडेड। अब इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि नारकोटिक्स ब्यूरो को ये घटना है
साउथ जोन ये घटना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो साउथ जोनल यूनिट चेन्नई की घटना है। इसमें क्या हुआ कि 16 मई 2002 को एक इंफॉर्मेशन मिली। इंटेलिजेंस ऑफिसर नलिनी राजन थी, उनको ये मिली कि एक होटल के कमरे में कुछ जो कंट्राबैंड है, कंट्राबैंड का मतलब है प्रतिबंधित पदार्थ है, करीब 5.25 किलो हेरोइन वो लेन देन हो रहा है। इनको सूचना मिली तो इन्होंने क्या किया कि ले करके अपनी टीम को और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंडिपेंडेंट विटनेसेस का नाम था, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, देवेंद्रन और प्रभु। ये चेन्नई के एक होटल जिसका नाम था सूर्या परिमिट और उसके रूम नंबर 303 में पहुंची, एक होटल के रूम में पहुंची। जब इन्होंने घंटी बजाया तब वहां पर एक्यूज नंबर 4 जो अन्नाराज था वो रह रहा था, उसने खोला, दरवाजा खोला, ये लोग अंदर गए। वहां पर एक्यूज नंबर 1 और 3 ये दोनों लोग भी थे। जब कमरे में ये लोग गए तो इन्होंने जब कमरा खंगाला, उसका तलाशी लिया, तो एक बैग वहां से मिला जिसमें करीब 505 किलो हेरोइन थी। तो इन्होंने सबको पकड़ लिया और सेक्शन 8C, सेक्शन 21C, 27A, 28, 29 NDPS एक्ट 1985 के अधीन इन लोगों को गिरफ्तार किया, चार्जशीट फाइल हुई और इनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 11 साल के लिए और 1 लाख रुपया फाइन का आदेश दिया गया, दंडित कर दिया गया। यह भी कहा गया कि अगर ये लोग जुर्माना नहीं देते हैं तो इनको 6 महीने का रिगरस इम्प्रिजनमेंट झेलना पड़ेगा। अब इसमें से एक्यूज नंबर 1 जो था उसने अपील कर दिया और अपील में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, देखिए मैं ऑपरेटिव पार्ट इसका पढ़ के बता रहा हूं, एक एक आपको ट्रांसलेट करता हुआ चलता हूं, मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए, even according to the prosecution's case, as can be seen from the version of PW2, accused number 1, appellant was staying in room number 213 Himalaya Lodge. He was to receive 5 kilogram of heroin from accused number 2 and 3. Accused number 2 and 3, according to the case of prosecution, were staying in room Etna in another hotel. It was accused number 4 who was staying in room 303 of Hotel Surya and other member of party entered. The case of the prosecution is that after PW2 and other entered the room, they called upon all the 4 accused who were at present there to disclose whether they were in possession of that contraband. The prosecution's case is that accused number 1 shows a blue colored bag from which the recovery of about 5 kilogram of heroin was made. It is not the case of prosecution that accused number 1 was carrying that bag with him or that it was in his custody. The bag was in the room occupied by accused number 4. Thus, it cannot be said that contraband was found to the custody of accused number 1. At the highest, it was found in the room occupied by accused number 4. We may note here that accused number 4 has been convicted by the High Court only for the offence punishable under section 30, which is the offence of making preparation to do omitting anything which constitute an offence punishable under provision of section इतना इतना इतना। ये हुआ क्या कि
हाई कोर्ट ने एक्यूज नंबर 4 को, जिसके कमरे में वो मिला था, जिस कमरे में रेड डाली गई वो एक्यूज नंबर 4 का था, वहां पर जब पुलिस गई या ये लोग गए तो 3 लोग और मिले। उसमें से 2 और 3 जो था वो दूसरे होटल में थे, और जो 1 था जिसने ये अपील की है, ये मोतीलाल, ये किसी और होटल में थे। जिसका वो रूम था उसे हाईकोर्ट ने दंडित किया कॉन्ट्राबैंड रखने के लिए। ये लोग ये कह रहे थे कि हमको तो ये मालूम भी नहीं था कि ये यहां रखा हुआ है, ये तो इसका कमरा था, मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो, इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं चला गया था। एक्यूज नंबर 1 मोतीलाल जो कह रहे थे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने इन लोगों को उसके लिए व्यापार करने के लिए कन्विक्ट नहीं किया, उसको रखने के लिए कन्विक्ट किया। ये जब वहां गए तो इनका वो कमरा भी नहीं था, ये कमरा था एक्यूज नंबर 4 जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है। तो यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोतीलाल के कस्टडी में था। अब बेच ये रहे नहीं थे क्योंकि हाई कोर्ट पहले ही मना कर चुका है। तो कोर्ट ने कहा कि मामला प्रूफ नहीं होता है। फिर से कोर्ट ने कहा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूफ नहीं कर पाई है। ये बात तो चलिए ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि जो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस लेके गए थे, प्रभु और दूसरा नाम था उनका देवेंद्रन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप लेके उनको गए थे और आपने उनके सामने वहां रिकवरी कराई तो उनका एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया आपने। और यही पॉइंट बना मोतीलाल के छूटने का। देखिए कितनी अच्छी बात हमको पता लगी। मैं एक लाइन में पढ़ के बता रहा हूं। नॉन एग्जामिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट मटेरियल विटनेसेस रिजल्टेड इन अक्विटल। यानी कि अगर मटेरियल विटनेस कोई है इंपॉर्टेंट और उसका आप एग्जामिनेशन नहीं कराते हैं तो ये दोष मुक्ति का आधार बनेगा। तो ये हमको नोट रखना चाहिए। ये मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं ताकि जब आप निर्णय लेखन करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें, कैसे हमको अप्रेजल करना है, कैसे क्या करना है। इसीलिए मैंने एक नई परंपरा शुरू की है, आपको वास्तविक निर्णयों में से उन निर्णयों को बताना जिससे कि आपके मन में निर्णय लेखन की एक क्षमता का प्रभाव बन सके। इसी तरह देखिए चाइल्ड विटनेस वाला भी, पहले प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नाम बता रहा है, लेकिन जब उसका टीआईपी कराया गया तो गलत सलत पहचान लिया। सिर्फ रिकवरी स्टेटमेंट है, किसी ने मारते हुए नहीं देखा, सिर्फ जो आई विटनेस और जिसने देखा वो पहचान ही नहीं पा रहा है कौन है ये। बता रहा राम को श्याम, श्याम को राम। कोर्ट ने यही कहा कि सिर्फ आपके पास क्या है, सिर्फ रिकवरी स्टेटमेंट। तो ये बहुत अनसेफ होगा कि इस आधार पर हम दंडित कर दें। तो एक वो वाला याद रखना है जिसके पहले हमने, और एक ये याद रखना है कि अगर किसी मटेरियल विटनेस का एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन नहीं करती है तो वो दोष मुक्ति का आधार बन जाएगा। तो ये 4 मुद्दे हैं। अब आज कुछ लिखवाना था वो नहीं लिखवाऊंगा मैं। 319 सीआरपीसी आपने पढ़ा होगा। 319 सीआरपीसी पर डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने। इस नाम है सुखपाल सिंह खैरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, क्रिमिनल अपील नंबर 885 2009 का है। इसमें वो बात दी गई है, वो हम लोग अगली क्लास में लिखेंगे। और तो इतनी चीज़ें आज के लिए मैंने आपके एजेंडा में रखा था। इसमें 2 वो है जो हमने 2 जजमेंट्स पढ़े हैं वो है, और
सीआरपीसी में हमारे काम आएंगे और इसको हमको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा हम लोगों ने राइट टू विक्टिम के संदर्भ में एक दो कोटेशन है, वो मैं चाहता हूं कि हम लोग लिख लें। चलिए एक कोटेशन लिख लेते हैं विक्टिम के ऊपर, क्योंकि विक्टिम हम आजकल पढ़ ही रहे हैं, तो वो मैं दिखवा देता हूं आपको, आप लिख लीजिए। देखिए, द राइट्स ऑफ विक्टिम, स्क्रीन दिखाइएगा प्लीज, ऑफ क्राइम is a subject that has unfortunately only drawn sporadic attention of Parliament. Attention of Parliament. फिर लिखेंगे the judiciary, the judiciary and civic society, yet it has देखिए, it has made great progress over the years. It has our evolving and developing jurisprudence, developing jurisprudence that had made this possible. But we have long way to go. We have long way to go to bring the rights of victim of crime to the center stage and to recognize them as a human rights and an important
of social justice and the rule of law. देखिए इसका मतलब क्या है। इस कोटेशन का मतलब क्या है कि पीड़ितों का, अपराध के पीड़ितों का जो अधिकार है वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से छिटपुट रूप में, जो ऊपर आपने सबसे स्पॉरेडिक शब्द लिखा है उसका अर्थ होता है छिटपुट रूप से, कभी कभार छिटपुट रूप से न्यायपालिका की तरफ, संसद की तरफ और सभ्य समाज की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। फिर कोर्ट कहती है येट इट हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस ओवर ईयर्स, यानी कि यद्यपि इसने काफी विकास किया है, अच्छा विकास किया है कई सालों में। इट इज आवर इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग जूरिस्प्रूडेंस, ये हमारा प्रगतिशील और विकसित होने वाला विधि शास्त्र है जिसने इसे संभव किया है, मेड दिस पॉसिबल। बट वी स्टिल हैव ए लॉन्ग वे टू गो, लेकिन हमें अभी काफी दूर जाना है या काफी लंबी यात्रा तय करनी है। टू ब्रिंग द राइट्स ऑफ विक्टिम टू द सेंट्रल स्टेज, यानी अभी हमें एक लंबी यात्रा करनी है ताकि हम अपराध के पीड़ित को केंद्र में ला सकें या समाज के योजनाओं के सोच के केंद्र में ला सकें और उन्हें एक आवश्यक तत्व मान सकें मानवाधिकारों के रूप में, सामाजिक न्याय के रूप में और विधि के शासन के रूप में। तो ये विक्टिम के लिए बहुत अच्छा कोटेशन है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम पूछी जाती है, आप इसे नोट कर सकते हैं। कोटेशन है ये मदन बी लोकूर जे पूर्व जज हैं और दीपक गुप्ता ये भी पूर्व जज हैं, गुप्ता ये, और साइटेशन होगा ये है मल्लिकार्जुन कोडगली ब्रैकेट में मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस कर्नाटक राज्य। और साइटेशन होगा 1200 क्रिमिनल अपील नंबर 1281/82 ऑफ 2018। देखिए एक प्रश्न मैं कहूं या मैं कहूं कि एक बात पिंकी ने कही है उसको बताते हैं, उस पर जरा विचार करते हैं। पिंकी देखिए क्या कह रही हैं कि सर ये कह रही हैं सर जब एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है तो विधि के अन्य प्रोविजन पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, जैसे 320 में समन हो रहा है। बताता हूं, अभी आपको बताता हूं।
लेकिन देखिए, एक और मोरालिटी के अर्थ के बारे में जस्टिस नारीमन का 2 लाइन का कोटेशन है, उसको लिख लीजिए। लिखिए, द टर्म morality is difficult to define. Is difficult to define, यानी कि जो नैतिकता है ये पद मुश्किल है परिभाषित करना। फॉर द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में, फॉर द प्रेजेंट सफाइज इज टू से, यानी संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि से दैट इट रिफर्स टू दैट which considered देखिए एक शब्द यूज किया जस्टिस नारीमन ने, एबहॉरेंट, ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। इसका मतलब होता है घिनौना, बहुत निकृष्ट। एबहॉरेंट टू सिविलाइज्ड सोसाइटी, given the modes of time by reason of harm, by the way caused by way inter alia of exploitation और डिग्रेडेशन। यानी कि वो कह रहे हैं कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक ऐसा चीज है जो अत्यंत सोसाइटी के लिए, सभ्य समाज के लिए घिनौना है, और समय के साथ साथ ये उस क्षति को बताता है जो कि शोषण करने के या नीचा दिखाने के कृत्य से संबंधित है। तो ये जस्टिस नारीमन का मोरालिटी के अर्थ के रूप में एक अच्छा कोटेशन है। तो जब भी मोरालिटी की कोई बात आवे या कोई निबंध आवे तो आप उसको कोट कर सकते हैं। कोटेशन है रोहिंटन फॉली नॉरिमन जे, और मामला है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस केरल स्टेट एंड अदर्स। और रिट पिटीशन नंबर है, आप जानते हैं, 373 ऑफ 2006। तो ये दो कोटेशन नोट कर लेना है। और मेरा ये लिखवाने का कोटेशन सिर्फ दो उद्देश्य रहता है। एक उद्देश्य तो ये रहता है कि अंग्रेजी से हम परिचित हो जाएं। दूसरी बात मुझे ये उचित लगती है कि निबंध लिखने के लिए या
उत्तर लेखन लिखने के लिए हमको मैटर हमारे पास रहे, नोट कर लेना है, जहां भी उचित लगे यूज कर लेना है। अब पिंकी वाली बात से समाप्त करते हैं ये सत्र। पिंकी ने ये कहा है कि सर जब समलैंगिकता को एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है तो फिर बाकी सारे जगह क्यों उसका यूज हो रहा है। अच्छा कि आपने ये बात उठाया। 2 मिनट इस पर आपका समय लेना चाहूंगा मैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पिंकी आपको भी बाकी सबको, कि सर्वोच्च न्यायालय ने एडल्ट्री को असंवैधानिक घोषित नहीं किया। ये भ्रांति है हमारी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि एडल्ट्री जिस रूप में दंडित की गई है आईपीसी में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब आप एडल्ट्री की परिभाषा पढ़ते हैं संविधान में तो आपको पता चलता है कि वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री से उसके पति की सहमति के बिना संबंध बनाता है तो एडल्ट्री हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्त्री की गरिमा का हनन मानते हुए कि वो स्त्री को एक वस्तु की तरह ट्रीट करता है, इसे असंवैधानिक घोषित किया। तो असंवैधानिक होने में जो दंडित किया जाना है उसका, यानी पति के सहमति के अपवाद के रूप में जो वो दंडित है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। यानी कि जिस धारा में एडल्ट्री दंडित की गई थी, जिस रूप में, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। उसे कहा है कि आर्टिकल 14 के उल्लंघन में है समता के, उसे कहा है कि 15 के आधार पर विभेद है, उसे कहा है स्त्री की गरिमा का उल्लंघन है, 21 का उल्लंघन है। एडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि एडल्ट्री के आधार पर जो सिविल लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है वो इस निर्णय का भाग नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्त्री जारता में रहती है तो वो भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। अगर कोई स्त्री जारता में है तो मैथुन करने के आधार पर हिंदू विधि में उससे तलाक लिया जा सकता है। अगर कोई स्त्री एडल्ट्री में है तो मुस्लिम विधि में उससे या किसी भी अन्य विधि में तलाक लिया जा सकता है। तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि एडल्ट्री जिस रूप में आईपीसी में दंडित की गई है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, एडल्ट्री को नहीं। वो कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना होगा। हम जब संविधान पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इस बात को, चर्चा करेंगे। और आज के लिए इस स्पेशल क्लास में इतना ही। अगली बार नए मुद्दे के साथ मैं एक उस पर काम कर रहा हूं, अभी बताऊंगा नहीं आपको, मतलब एक नया एक्ट मैंने खोजा है। नया क्या, 2019 का एक्ट है, लेकिन आप अपरिचित होंगे हो सकता है उससे, तो उस पर मैं काम कर रहा हूं। तो उसकी परिभाषा के बारे में मुझे कुछ वो थी, शंका थी, इसलिए मैंने आज की एजेंडा में वही एक्ट था, बड़ा एक्ट है, तो मैं चाहता था आपसे वो डिस्कस करूं, उसकी हिस्ट्री बताऊं आपको, कैसे वो आया, उसकी क्या खास बात है, क्या अधिकार है। वो अगर मैं परिभाषा उसकी तय कर पाया तो अगले क्लास में उसको डिस्कस किया जाएगा, मैं उसको बताऊंगा आपसे। और इसी तरीके के कुछ अच्छे न्यूज़ के साथ, अच्छे कोटेशंस के साथ, अच्छे बिंदुओं के साथ आपसे मैं अगली क्लास में फिर मिलूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लासेस आपको ज़रूर फ़ायदा कर रही होंगी। ये क्लासेस मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आपका मतलब है विद्यार्थियों, आप राहुल विधि संस्थान के विद्यार्थियों के लिए रखा है। और अगर आपको इंटरेस्ट इसमें
नहीं जगेगा या ये क्लास आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी तो इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जिस दिन आपको लगे कि अब इस क्लास की हमें ज़रूरत नहीं है या हमें 1-2 घंटे का समय इस पर नहीं देना चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इसको कंसेप्ट को विड्रॉ कर लूँगा। और देखिए 2 हैं। पिंकी ने क्या कहा, इसका मतलब है कि अभियुक्त को दंड नहीं मिल रहा है फिर भी शमन। देखिए क्या है, ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए जबरदस्ती करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा पिंकी, कि जो कंसेप्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ विशेष कंटेस्ट में, पूरा कंसेप्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा है। तो जो कंसेप्ट बचा हुआ है एडल्ट्री का उसके संबंध में शमनीय है, बाकी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। जिस तरह से 377 में उन्होंने कहा कि अगर आप प्राइवेट में 2 पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं और अपनी इच्छा से बनाते हैं तब दंडित नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए जबरदस्ती बनाता है तो दंडित होगा। ठीक उसी वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है कि एडल्ट्री जो है लिमिटेड स्कोप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है, तो जो बाकी बचा हुआ स्कोप है उसके लिए ये बात लागू हो जाएगी, उसको ध्यान रखेंगे। और गरिमा ने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस आ रहा है, जूरिस्प्रूडेंस समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ें? बहुत आसान है, जूरिस्प्रूडेंस का कोई किताब लेकर के पढ़ लेना है। क्वेश्चन आंसर वाली कोई भी किताब ले लीजिए, उसमें क्वेश्चन देख के पढ़ के समझ के लिख देना है। मतलब ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा जूरिस्प्रूडेंस आसान है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर वाला लिख लीजिए, ले लीजिए। तो चलिए ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी है आपसे और अब समाप्त करते हैं। विश यू ऑल वेरी गुड लक, गुड नाइट। अच्छा हाँ, आज का दिन ये इस साल का लास्ट वर्किंग डे है, कल तो छुट्टी ही रहेगी। अब मंडे को हम नए साल में मिलेंगे। तो आप सब लोगों को नए वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मेरी ये पूरी मतलब मेरा पूरा बेड विशेष है, गुड विशेष है आपके पास साथ, और मेरा पूरा जिसको कहेंगे, अब आशीर्वाद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। कोचिंग नोट्स से नहीं गरिमा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कोई भी एक किताब ले लो, मार्केट में अवेलेबल होगी, उससे करो। कोचिंग नोट सफिशिएंट नहीं है, तो पीटी के लिए बना है ना वो। तो आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नए साल की। भगवान आपको नए साल में सफलता प्रदान करे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। विश यू ऑल वेरी गुड लक, गुड नाइट, प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट।